नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोटिव पे स्टडी पर। बिहार पुलिस नई वैकेंसी जो कि 22,000 प्लस पोस्ट आने वाली है, उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट आ चुका है। यह प्लेटफॉर्म का नया प्रैक्टिस सेट है जो कि अभी हाल फिलहाल में 2026 में जितने भी बिहार में एग्जाम हुआ है उसी पैटर्न पर ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। ये काफ़ी शानदार प्रैक्टिस सेट है। तो बिहार पुलिस का जितने भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो सभी लोग अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। और ये देख सकते हैं इसमें टोटल 26 सेट इसमें दिया हुआ है ना, 26 सेट इसमें दिया हुआ है। और पूरी तरह से ये आपके बिहार पुलिस नए परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें इसमें टोटल इसमें सारे दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करेंगे सेट नंबर 1 से लेकर और सभी सेट प्रैक्टिस करेंगे इस चैनल पर। यानी कि जितने भी प्रैक्टिस सेट शानदार जो आएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बेहतर रहता है, किसी भी पब्लिकेशन का, सभी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आपको हम शानदार तरीके से करवाएंगे। ठीक है, अभी गांव गए थे हम, थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गई थी तो सर्दी खांसी की वजह से आवाज़ में भी थोड़ा चेंज महसूस हो सकता है। तो धीरे धीरे सब चीज़ ठीक हो जाएगा। तो हम लोग शुरुआत करेंगे सेट नंबर 1 से। ठीक है, तो आप लोगों में से कई स्टूडेंट होंगे जो कि नए होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कि पिछले बार कुछ न कुछ मार्क्स से रह गए। तो सभी लोग अब एक समान मेहनत और जो कि स्ट्रेटजी के साथ आप लोग तैयारी शुरू कीजिएगा, है ना। रूटीन बनाकर आपको डेली पढ़ना है, पढ़ाई करना है। आपको सुबह से उठकर रात्रि 11 बजे तक का पूरे यानी कि 24 घंटे पूरे का सबका रूटीन बनाइएगा। ठीक है, और रूटीन के साथ ही आपको डेली पढ़ना है। ठीक है, रूटीन के साथ पढ़ना है और स्ट्रेटजी के साथ आपको कंटेंट को तैयार करना है ना। जैसे कि जितने भी सब्जेक्ट है जो आपको हम बताएंगे वो कंटेंट आपको एक टाइप का हो चीज़ें, या तो कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हैं, सभी आपको कंटेंट को हम एक तरह से और सिस्टमेटिक ढंग से आपको एक टाइप का एक जगह लिखवाएंगे। ठीक है, तो जब भी आप प्रैक्टिस सेट आप लगाइएगा तो खास करके मैं आपको इस तरह से स्ट्रेटजी बताऊंगा जो कि आपको शानदार तैयारी आपको करवाएगा और आसानी से आपको नौकरी भी लगेगी। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है मेरा सिलेक्शन 2018 में ही हुआ था, है ना। 2018 से मैं जॉब पर हूँ, अभी एमपी में पोस्टेड हूँ। तो एसएससी में ही सिलेक्शन हुआ मेरा। तो काफ़ी शानदार तरीके से जो मेरा सिलेक्शन हुआ, जो नंबर आया था उसी प्रकार आपको जैसे 100 क्वेश्चन एसएससी में मेरा जो उस समय 2018 में हुआ था, एसएससी 100 में से आपको 89 मेरा सही हुआ था। ठीक है, तो इसी स्ट्रेटजी के साथ आपको ना इससे भी बेहतर आप की तैयारी हो तो वो सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। ठीक है, किस तरह से आपको सभी सब्जेक्ट को, सभी चीज़ों को, जीके जीएस करंट अफेयर को आपको तैयारी आपका शानदार तरीके से आपका तैयार हो जाए। ठीक है, तो आप धीरे धीरे आपको सभी चीज़ें बताएंगे। तो आप इस चैनल पर बने रहें। आज तो पहला क्लास है और पहला टेस्ट है, थोड़ा सा आवाज़ में भारीपन भी हमको महसूस हो रहा है, तो थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सेट नंबर 1 है प्लेटफॉर्म का पहला न्यू प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है क्या कि 1927 में पटना में वेटरिनरी कॉलेज की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया था। चलिए साथ में आप लोग भी आंसर लगाइएगा और 100 क्वेश्चन में कितना सही हो रहा है वो आपको कमेंट में आप लोग बताइएगा। ठीक है, और हम आपको 100 क्वेश्चन के साथ आपको अलग से यानी कि साथ में आपको इस तरह से डिस्कशन करवाएंगे। लगभग आपको 300 से 400 क्वेश्चन आपका हर सेट में आपका तैयारी हो जाएगी। ठीक है, देखिए 1927 में पटना में वेटनरी कॉलेज की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया था। तो इसका आंसर है गणेश दत्त समिति। क्या हुआ आंसर इसका? गणेश दत्त समिति करेक्ट आंसर यहाँ पर है ना। तो याद रखना है 1927 में पटना में वेटरिनरी कॉलेज की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया था। तो वो समिति का नाम था गणेश दत्त समिति, करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर आंसर आ गया गणेश दत्त समिति। अब यहाँ पर आया है 1927 के बारे में अगर कुछ याद आ रहा हो आपको तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था मालूम? तो वो हुआ था 1927 में हुआ था ना। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। हालांकि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो वो आया था 1928 में आया था ना। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। अब रही बात क्या वेटनरी कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, ये अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आंसर क्या लगा दीजिएगा, है ना। पटना में वेटनरी कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? 1927 में हुआ था। ठीक है, अब इसी टाइप के कुछ चीज़ें आपको
याद कर लेना है, ठीक है। जैसे कि जिस टाइप के प्रश्न महत्वपूर्ण रहता है उस टाइप के जो भी चीज़ें क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा वो सभी चीज़ें ध्यान में रखना है। अगर आपसे जैसे पूछ लिया जाए कि पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना कब हुआ था, पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना कब हुआ था, अगर आपसे पूछे, ठीक है, पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना कब हुआ था। अगर आपसे पूछे कि पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना किस समाज द्वारा किया गया है, जो कि बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है कि पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना किस समाज द्वारा किया गया है। या तो पूछे पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ था, सिंपल। अगर आपसे पूछ जाए पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ था, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ था, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सभी है ना। तो इस टाइप की चीज़ें आपको एक जगह नोट कर लेना है ना। और पटना गोलघर का निर्माण कब हुआ था और किसने करवाया था, ये सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट करिएगा। देखिए पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना 1940 में हुआ था, ठीक है। आप लिखिएगा पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना 1940 में हुआ था। किस समाज द्वारा किया गया था, तो सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टिलोलिक है ना, कॉर्मेल। यहाँ पर आप लिख देते हैं, आपको यहाँ पर आप लिख लीजिएगा पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना 1940 में किस समाज द्वारा किया गया था, तो सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक, क्या है, एपोस्टोलिक, एपोस्टोलिक कॉर्मेल है ना, ये समाज द्वारा किया गया था ना। तो इसको लिख लीजिएगा कि पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना 1940 में किस समाज द्वारा, तो सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल के द्वारा किया गया है। 68वीं बीपीएससी पीटी में पूछा हुआ प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना है, ठीक है। चलिए रही बात क्या पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ था, मालूम, पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में हुआ था, ठीक है। और पटना हाईकोर्ट की स्थापना अगर पूछे, पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुआ था। और यहाँ पर पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना अगर पूछे तो 1917 में हुआ था, है ना। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ था। अब पटना गोल घर का निर्माण पूछे तो 1786 में हुआ था। और इसका निर्माण किसने कराया था, तो जॉन गॉर्स्टिन ने करवाया था। किसने, जॉन गॉर्स्टिन, अंग्रेज ने ये करवाया था ना, जॉन गॉर्स्टिन ने करवाया था, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको एक जगह नोट कर लेना है, ठीक है। मतलब क्या प्रैक्टिस सेट, जैसे प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट आप कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट का एक अलग कॉपी खरीद लीजिएगा और उसका जैसे हम बता रहे हैं ये आपको इस तरह से नोट कर लेना है, ठीक है। और एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा अपने रूम पर, तो आपकी तैयारी काफ़ी लाजवाब होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। एक बार फिर समझिए, साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, है ना। वेटनरी कॉलेज की स्थापना हुआ था 1927 में। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना हुआ था 1940 में हुआ था, ठीक है। और इसकी स्थापना, जो पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा, तो सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल के द्वारा किया गया था। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में हुआ था। पटना हाईकोर्ट 1916, पटना विश्वविद्यालय 1917, ये दोनों लगले हैं, है ना, लगातार है। तो ध्यान रखिएगा 1916 1917, ठीक है। पटना हाईकोर्ट 1916, पटना विश्वविद्यालय 1917। और फिर बात करेंगे पटना गोलघर का निर्माण कब हुआ था, 1786 में जॉन गॉर्स्टिन ने करवाया था। किसने, जॉन गॉर्स्टिन ने करवाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम पर्वतीय रेंज है, भारत की प्राचीनतम पर्वतीय रेंज यानी कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत का नाम क्या है ना। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरावली पर्वत, है ना। भारत की नहीं बल्कि ये संसार की यानी कि पूरे विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत ही पूछे तो आंसर क्या लगा दीजिएगा, अरावली पर्वत है, ठीक है। अरावली पर्वत की अगर बात करेंगे तो अरावली पर्वत पहाड़ियाँ जो है दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक ये फैली हुई है, ठीक है। अरावली श्रेणी अगर पूछे मुख्य रूप से किस राज्य में है, तो अरावली श्रेणी राजस्थान में। कहाँ मिलेगा ये राजस्थान में, याद रखना। अरावली श्रेणी कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर। क्या नाम है, गुरु शिखर है, ठीक है। याद रखना गुरु शिखर। कैसे याद रहेगा, देखिए सबसे प्राचीन है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत, तो प्राचीन सबसे प्राचीन है अरावली, तो सबसे प्राचीन जो होता है वो क्या है, गुरु होता है ना। ऐसे रिलेट कर लेना है कि जो सबसे प्राचीन होगा वो कैसे गुरु के दर्जे का होगा, तो गुरु शिखर है ना। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो गुरु शिखर है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर है ना, याद रखना है।
अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई कितनी है 1722 मीटर है। ठीक है, रही बात क्या, जैसे यहाँ पर लिखा है कि आपको हिमालय है ना, ग्रेटर हिमालय जैसे है या तो शिवालिक हिमालय है, तो इस चीज़ें को थोड़ा सा यहाँ पर समझना है कि हिमालय को भौगोलिक आधार पर है ना 4 भागों में बांटा गया है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर में 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला क्या है, सबसे उत्तर वाला जो हिमालय है वो ट्रांस हिमालय कहलाएगा। क्या ध्यान रखना है, ट्रांस हिमालय। इसके बाद दक्षिण इधर आएंगे तो बृहद हिमालय या तो महान हिमालय इसको बोलते हैं, बृहद हिमालय या इसी को महान हिमालय बोलते हैं। ठीक है, दूसरा। तीसरे नंबर में आएगा आपका लघु हिमालय या तो मध्य हिमालय, लघु या तो मध्य हिमालय। और सबसे दक्षिण में आएगा शिवालिक हिमालय। कौन सा आएगा, शिवालिक हिमालय, और इसी को क्या बोलते हैं, बाह्य हिमालय कहा जाता है। अगर आपसे पूछेगा सबसे बाह्य हिमालय कौन सा है, तो ये शिवालिक हिमालय है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना है, क्या, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय का ही भाग है कौन कौन सा मालूम, जैसे काराकोरम श्रेणी पूछेगा किस हिमालय में आता है, तो काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर, ये श्रेणियाँ जो है ट्रांस हिमालय का भाग है ना। फिर यहाँ पर समझिए, देखिए काराकोरम KLJ, ऐसे याद रखना है, KLJ जो है काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर श्रेणी, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। किस हिमालय का भाग है, तो ट्रांस हिमालय का भाग है KLJ, यानी कि काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर श्रेणियाँ। ठीक है, और रही बात क्या, बृहद या तो महान हिमालय, तो बृहद या तो महान हिमालय में माउंट एवरेस्ट की चोटी और कंचनजंगा चोटी जो है ये सब आता है कि इसमें बृहद यानी महान हिमालय का हिस्सा है ये, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा की चोटी जो है। और पिरपंजाल और धौलाधर श्रेणियाँ जो है, पिरपंजाल और धौलाधर श्रृंखलाएँ ये लघु हिमालय का यानी कि मध्य हिमालय का भाग है। ठीक है, और शिवालिक हिमालय ये बाह्य हिमालय आपका कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसान नेता सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे नहीं था, बताइए। इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि किसान नेता सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे नहीं था। तो देखिए, बर्खास्त आंदोलन ये स्वामी सहजानंद से संबंधित है। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना भी 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। कृषक समाचार का संबंध नहीं है ना, आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, क्योंकि कृषक समाचार की स्थापना ने डॉक्टर पंजाब राव देशमुख ने किया था, डॉक्टर पंजाब राव देशमुख ने किया था। आप इसको नोट कर सकते हैं, पंजाब राव देशमुख ने किया था, पंजाब राव देशमुख ने इसकी स्थापना किया था कृषक समाचार की। बाकी हुंकार हिंदी साप्ताहिक जो है समाचार पत्र, इसका यही है स्वामी सहजानंद सरस्वती है। ठीक है, तो किसका संबंध नहीं हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे नहीं है, कृषक समाचार से नहीं है ना, कृषक समाचार है पंजाब राव देशमुख है। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना है। अब रही बात क्या, स्वामी सहजानंद सरस्वती काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये बिहार का नहीं बल्कि भारत के सबसे बड़े किसान आंदोलन के नेता हैं, किसान नेता कौन, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती है। ठीक है, इनसे 2 प्रश्न याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये वाला कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, कब, 1929 में। ठीक है, और यही फिर अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही किया था ना। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, लखनऊ में, याद रखना है ना, कहाँ पर, तो लखनऊ में किया था। ये भी पूछा जाता है कहाँ पर किया था, लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए इसमें क्या राष्ट्रीय उद्यान है और अवस्थित है, कहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मालूम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, तो ये असम में है कहाँ, तो गोलाघाट नौगांव में है, गोलाघाट नौगांव में है, यानी 1 का 4 होगा। 1 का 4 देखिए कहाँ पर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, कहाँ पर है, इसमें है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से एग्जाम में भी आपको ध्यान रखना है। आपके जो नए पैटर्न अभी जितने बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ है, आपको कथन, कारण और मिलान करने वाला, कूट वाला प्रश्न, ऐसे प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी भारी नहीं रहता, आसान हो जाता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक इसको ऑप्शन छांट के ये सब आंसर लगाने का है। ठीक है, जैसे ही आया इस टाइप के जब भी प्रश्न आएगा तो कोशिश करना है डायरेक्ट ऑप्शन पहले छांटने का है ना। जैसे ये वो मिला आंसर, देखिए छट गया, आपका 100% करेक्ट आंसर आ गया। बाकी चीज़ें आप नहीं भी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस तरह से मालूम अभी बिहार
पुलिस का कौन सा एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मालूम 4-5 प्रश्न ऐसे पूछे गए थे, तो सभी प्रश्न ऑप्शन से छटा था, सभी प्रश्न ऑप्शन से छटा था, इसलिए ये चीज़ें ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आ गया है, ठीक है। चलिए बाकी चीज़ें भी मिला लेते हैं। ये हो गया काजीरंगा, गोलाघाट नौगांव, और कुद्रेमुख हो जाएगा कहाँ, तो ये हो जाएगा कर्नाटक में कुद्रेमुख, ठीक है। तो कर्नाटक में कौन सा हो जाएगा, देखिए कर्नाटक की राजधानी क्या है, बंगलोर है ना, तो बंगलोर मंगलुरु देखिए यहाँ पर आ रहा है, तो ये हो गया चिकमंगलुरु है ना, बी का 1 हो जाएगा चिकमंगलुरु, ठीक है। और साइलेंट वैली ये आपका है केरल में है ना, तो साइलेंट वैली केरल में, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, पालघाट है ना, सी का 2 हो जाएगा। और पेंच घाटी हो जाएगा यहाँ पर नागपुर महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आंसर क्या है, ऑप्शन आपका डी तो पहले आ चुका है, तो इस तरह से मिला लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, डिटेल में और समझते हैं इसको अच्छे से याद करने के लिए। देखिए काजीरंगा जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, केरल में, याद रखना है, ठीक है। कहाँ, सॉरी, ये कहाँ हो जाएगा, असम में है ना। एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, ठीक है, याद रखना है। और असम के ये गोलाघाट नौगांव में, ठीक। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख की रही बात, तो इसको याद रखना है आपको। क्या, देखिए एक है क्या, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, एक है बनेरघाटा राष्ट्रीय उद्यान, और एक है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, और एक है कुद्रेमुख, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखना, बन के हवा में बेजुबा में दिल लगाने आऊँगा। तो ये वाला बनके से आपको गाना से नहीं, मतलब इससे याद रखना है सिर्फ, कि बनके से मतलब रखना है, आगे जो है वो तो नाटक है, नाटक यानी ये सब कर्नाटक में है। कहाँ पर है ये सब, 4 राष्ट्रीय उद्यान, ये महत्वपूर्ण याद रहेगा। बो से बांदीपुर, बनेरघाटा, नौ से नागरहोल, और को से कुद्रेमुख, ये कहाँ है, कर्नाटक में, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिए, कुद्रेमुख हो जाएगा कर्नाटक, तो ये हो गया आपका चिकमंगलुरु हो गया था। साइलेंट वैली आपको मालूम है केरल में है, तो ये आपका पालघाट हो गया, ठीक है। अच्छा, साइलेंट वैली से एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है आपको, कि साइलेंट वैली मूवमेंट ये कब हुआ था मालूम, साइलेंट वैली मूवमेंट ये कब शुरू हुआ था, ये हुआ था 1973 में। कब हुआ था, 1973 में, ठीक है। और 1973 में और क्या हुआ था, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था, 1973 में हुआ था, ठीक है। याद कैसे रखना है, जब भी 1973 आता है तो आपको हम 3-4 चीज़ें याद करवाते हैं, जैसे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित हुआ था, 1972 में, वन्य जीव 72 ऐसे याद रख लेना है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर टी से 3 है ना, 1973 हो जाएगा। और साइलेंट वैली मूवमेंट भी 1973 में शुरू हुआ था। और फिर बात करेंगे जल संरक्षण अधिनियम है ना, जल संरक्षण निवारण अधिनियम भारत में कब पारित हुआ था, 1974 में हुआ था। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था भारत में, तो ये हुआ था 1986 में हुआ था। तो इस तरह से आपको याद रख लेना, देखिए 72, 73, 74, ये है 1986, ठीक है। कैसे याद रखना है, वन्यजीव 72, टी से टाइगर हो जाएगा 3 है ना, टी से 3, तो 3 वाला हो जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा कभी। जल वाला, तो जल का घनत्व तो अधिकतम कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है ना, 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो देखिए 4 वाला होगा, जल वाला क्या होगा, जल संरक्षण अधिनियम 4 वाला 1974 है ना। तो इस तरह से याद रखते हैं तो आपको याद रहेगा, जैसे ऑप्शन में दे दिया 72, 73, 74 सभी दे दिया, तो कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा, क्योंकि आपको इस तरह से याद रखेंगे तुरंत खटाक से आपका आंसर दिमाग में आ जाएगा ना। जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो 4 वाला। प्रोजेक्ट टाइगर 3, टी से 3 वाला। वन्यजीव 72, ठीक है, ऐसे याद रख लेना है, ठीक है। रही बात क्या मालूम, पेंच घाटी, पेंच घाटी की अगर बात करेंगे तो मुख्य रूप से ना ये मध्य प्रदेश में स्थित है, और इसका विस्तार महाराष्ट्र में नागपुर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 में, निम्नलिखित में से कौन सा नगर बिहार के पश्चिमी भाग में स्थित है। तो बिहार का नक्शा लगभग क्या है, आयताकार है ना। तो इसको मोटा मोटी पहले याद रखेंगे क्या, कि उत्तर में कौन सा जिला है, दक्षिण में कौन सा बिहार का, और पूरब में कौन सा, पश्चिम में कौन सा, ठीक है। ये 4 तो आपको चौथी याद रखना ही चाहिए, है ना। तो पश्चिम चंपारण है, सबसे उत्तर में पश्चिम चंपारण, ठीक है। और दक्षिण में क्या है, गया, ठीक है। उत्तर दक्षिण हो गया, पूरब पश्चिम, पूरब में हो जाएगा किशनगंज है ना, सबसे जहाँ वर्षा अधिक होती है, किशनगंज। पूरब में, पश्चिम में क्या हो जाएगा, कैमूर, पश्चिम में क्या है, कैमूर है ना। तो याद रखना है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर हो गया सब पश्चिम चंपारण, दक्षिण गया, पूरब में किशनगंज, और पश्चिम में कैमूर है। तो बिहार के पश्चिमी भाग में, तो पश्चिम में सबसे क्या है, तो कैमूर है, आंसर क्या हो जाएगा,
कैमूर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। यहीं पर आपको देखिए नेपाल है, उत्तर में नेपाल, नेपाल से कितने जिला लगा हुआ है, तो 7 जिला लगा हुआ है। 7 जिलों का याद रखना, नाम हमेशा याद रखना आपको। कौन कौन सा है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण। ठीक है, ये 2 हो गया। फिर है सीतामढ़ी मधुबनी, सीतामढ़ी, जैसे सीतामढ़ी, मढ़ी से समाप्त होता है मधुबनी, तुरंत सीतामढ़ी मधुबनी, है ना, ऐसे याद रख लेना है, सीतामढ़ी मधुबनी। ठीक है, ये 4 याद हो गया। फिर समझिए 7 याद करना है जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। देखिए, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी मधुबनी, सीतामढ़ी मधुबनी, सीतामढ़ी मधुबनी। फिर समझिए, देखिए 4 याद होगा, 3 और आसानी से याद हो जाएगा। देखिए, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी मधुबनी, सीतामढ़ी मधुबनी, इधर है सुपौल, अररिया, किशनगंज, सुपौल, अररिया, किशनगंज, है ना। तो ये 7 जिला जो है नेपाल से सीमा साझा करती है। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। ठीक है, रही बात क्या, कैमूर, कैमूर से और कौन कौन सा प्रश्न आता है। देखिए, बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला अगर पूछे तो आंसर क्या लगाना है, कैमूर। बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, आंसर क्या लगाना है, कैमूर। बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ खोला जा रहा है, तो वो भी कहाँ, तो कैमूर में खोला जा रहा है। ठीक है, अनुपम झील पूछे कहाँ है, आंसर क्या लगाएगा, कैमूर। अनुपम झील कहाँ है, कैमूर में। ठीक है, देखिए जिला से रिलेटेड भी है ना प्रश्न, आपको सभी चीज़ें याद रखना है। जैसे ऑप्शन में यहाँ पर दिया है भागलपुर, भागलपुर से क्या याद रखना है आपको, भारत का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, यानी भारत का रेशम नगरी, तो आंसर क्या लगाना है, भागलपुर को। ठीक है, और बिहुला उत्सव कहाँ मनाया जाता है, अभी पूछेगा हाल ही में बिहुला उत्सव बिहार के किस जिले में मनाया गया, तो बिहुला उत्सव जो है, बिहुला बिसहरी जो होता है ना, तो वो वाला उत्सव कहाँ, भागलपुर में मनाया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। रही बात कटिहार का, तो कटिहार से एक प्रश्न याद रखना है आपको, गोगा बिल झील, है ना, तो अभी रामसर साइट में जो भी शामिल किया गया है, गोगा बिल झील पूछे कहाँ है, तो ये कटिहार में है। ठीक है, पटना के बारे में मालूम है आपको, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है, पटना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब देखिए यहाँ पर क्या उद्योग है और केंद्र है, तो चीनी उद्योग, तो चीनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध इसमें कौन सा है मालूम, चीनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है माहौली। कौन है, माहौली, माहौली जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये चीनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 1 का 2, 1 का 2 जहाँ नहीं उसको छांटिए, है ना, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब एक ही ऑप्शन बचा, यानी आंसर आपका आ गया ऑप्शन सी, यहाँ पर 100% करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, चलिए बाकी चीज़ें मिला लीजिए। कागज़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है चंद्रहाटी, कागज़ उद्योग के लिए चंद्रहाटी, चंद्रहाटी मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल में। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, है ना, सी का 4 हो गया, जो कि ये आपको है राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। और लौह एवं इस्पात कारखाना राउरकेला, ये हो जाएगा उड़ीसा में, है ना, राउरकेला लौह एवं इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, तो राउरकेला जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, यानी कि डी का 1 हो गया आंसर। तो पहले ही आपको बता देते ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 7 में क्या है, भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन असम में स्थित है, तो कौन सा झील जो कि असम में है, तो चपनाला झील, ये असम में है ना, चपनाला झील कहाँ है, असम में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है कि चपनाला झील असम में है। ठीक है, ये सेला या तो सला झील, ये किस राज्य में मालूम, तो सेला या तो सला झील जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। कोलेरू झील कहाँ है, तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है ना, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। और हमीरसर झील कहाँ है, तो हमीरसर झील अगर बात करेंगे तो हमीरसर झील ये मिलेगा गुजरात में। कहाँ, गुजरात में। हमीरसर झील कहाँ है, तो गुजरात में। ठीक है, तो फिर समझिए यहाँ पर चपनाला असम हो गया, सेला या तो सला झील जो है या अरुणाचल प्रदेश में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, हमीरसर झील गुजरात में है। अब झील की ही अगर यहाँ क्वेश्चन आया है तो झील के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये आपको याद रखना चाहिए। क्या क्या, देखिए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछे तो कौन सा है, बुल्लर झील। ठीक है, कहाँ है मालूम है ना, भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुल्लर झील कहाँ पर है, ये ध्यान रखना है आपको। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे तो आंसर क्या लगाइएगा, चिल्का झील, है ना, खारे पानी की झील चिल्का झील, ये कहाँ पर है। और भारत की सबसे बड़ी लंबी झील कौन सा है, सब नोट कर लीजिएगा, है ना, फिर समझिए, देखिए फिर लिखिएगा, भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील बुल्लर झील। ठीक है,
बुल्लर झील कहाँ मिलेगा? जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील लिखिएगा, चिल्का झील, है ना, ये कहाँ मिलेगा? उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा में। भारत की सबसे लंबी झील अगर पूछे तो वेम्बनाड झील, कौन है? वेम्बनाड झील, ये कहाँ मिलेगा? केरल में। कहाँ? ये केरल में, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्या मालूम? ये जो चिल्का झील है ना, भारत का पहला रामसर साइट अगर पूछे तो ये चिल्का झील को ही बनाया गया था ना, चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर आपसे पूछा जाता है कि सांभर झील किस राज्य में है? तो सांभर झील राजस्थान में है। लोकटक झील पूछेगा किस राज्य में है ना, लोकटक झील पूछेगा। फिर पुलिकट झील पूछेगा किस राज्य में है? तो आंसर क्या लगाइएगा? पुलिकट झील, है ना। तो लोकटक झील हो जाएगा कहाँ? मणिपुर में, है ना। लोकटक झील मणिपुर हो गया। और पुलिकट झील हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों जगह, है ना। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 में क्या है कि वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? चलिए इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में, तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो है ना, ये किस अनुच्छेद में मालूम? अनुच्छेद 112 में है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना। वार्षिक वित्तीय विवरण 12 है। यहीं पर धन विधेयक की परिभाषा पूछेगा तो अनुच्छेद 110 में है, ठीक है। ये दोनों अनुच्छेद काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण 12 वाला यानी कि बजट, है ना, और धन विधेयक की परिभाषा जो है अनुच्छेद 110 में है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 में क्या? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को देश से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है ना, यानी कि रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या क्या याद रखना है आपको कि मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है मालूम? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। ये मालूम है कितने मूल कर्तव्य जोड़ा गया था? तो 10 मूल कर्तव्य उस समय जोड़ा गया था, ठीक है। और किस समिति के अनुशंसा पर? तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था। लेकिन वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य है? 11 मूल कर्तव्य है। अब रही बात क्या, 11वां मूल कर्तव्य फिर कब जोड़ा गया है ना? 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था ना, 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है। और 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। और है क्या ये? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और जो यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है ये भी जोड़ा गया था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर को आंसर क्या हुआ था? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। जापान के संविधान से एक क्वेश्चन याद रखना है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये किस देश से लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये जापान के संविधान से ही लिया गया है, ठीक है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, जो कि डीपीएसपी है, वो कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है ना। तो डीपीएसपी जो है ये किस भाग में है? तो भाग 4 में है डीपीएसपी है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भाग 4 में है। और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और यही बात करेंगे अमेरिका के संविधान से, तो मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 में है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक के मौलिक अधिकार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संघ सूची जो कि और राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? बताइए किस अनुसूची में ये मिलेगा? तो नाम से याद रख लें आपको, संघ सूची 7वीं अनुसूची है ना। संघ 7वीं, या तो शक्तियों का बंटवारा, तो 100 से रिलेट कर लेना ना। संघ सूची या तो शक्तियों का बंटवारा, ये 7वीं अनुसूची में। कहाँ पर है? 7वीं अनुसूची यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में क्या है? केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है। और समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकती है ना। तो अब रही बात क्या, अगर आपसे पूछा जाता है
कि मूल संविधान में संघ सूची में कितना विषय था, आंसर क्या लगाइएगा। और मूल संविधान में राज्य सूची में कितना विषय था, और समवर्ती सूची में कितना विषय था। तो मूल संविधान में अगर बात करेंगे तो संघ सूची में कितना 97 विषय था, और राज्य सूची में कितना 66 विषय था, और समवर्ती सूची में कितना था 47 विषय। ठीक है, वर्तमान में क्या पोजीशन है, तो संघ सूची में 100 विषय है, और राज्य सूची में क्या हुआ कि राज्य सूची का जो 5 विषय है ना समवर्ती सूची में डाल दिया गया है ना, राज्य सूची का 5 विषय निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो ये हो गया 66 वाला हो गया 61 है ना, राज्य सूची में अभी कितना है 61 विषय है, और समवर्ती सूची में 5 बढ़ गया, यानी कि वर्तमान में कितना है 52 विषय है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अब रही बात क्या अनुसूची है ना, कि कौन अनुसूची में क्या है, तो अब वर्तमान में क्या है 12 अनुसूची है। ठीक है, मूल संविधान में कितना 8 अनुसूची थी है ना, 12 अनुसूची अभी वर्तमान में, तो 12 अनुसूची आपको हमेशा होठों पर याद रहना चाहिए। ठीक है, तो एक बार आपको हम रिवीजन करवाते हैं। देखिए पहले 4 अनुसूची याद कीजिए है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले अनुसूची में क्या है राज्य क्षेत्र है ना, संघ या राज्य क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है, तो क्षेत्र, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं पहली अनुसूची में क्या है क्षेत्र। ठीक है, दूसरी अनुसूची में क्या है, तो जैसे कि आप इसको ऐसे याद करिए, जैसे कि कहीं पहले गांव में हम लोग जाते थे ना कहीं प्राइवेट जॉब करने के लिए, सोचते थे पहले गांव वाले लोग जाते थे जैसे दिल्ली, बम्बई, गुजरात, तो पहले ये सोचते थे कहाँ जाना है ना, तो क्षेत्र, पहले क्या हुआ क्षेत्र, कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है, बम्बई जाना है। ठीक है, अब तुरंत दिमाग में आएगा कि वहाँ सैलरी कितना देगा है ना, तो दूसरे में क्या होगा वेतन, दूसरे में क्या होगा वेतन, कि सैलरी कितना मिलेगा, जैसे बम्बई गुजरात तो वेतन कितना मिलेगा। ठीक है, फिर तीसरे पर नंबर पर दिमाग में क्या आता है कि फिर क्या वेतन जैसे पसंद आ जाता है, तो फिर वहाँ क्या है शपथ ले लेते हैं आप है ना, कि हाँ यहाँ पर आपको वेतन पसंद आ गया तो नौकरी करना है तो शपथ लेते हैं, तो तीसरा में क्या है शपथ है ना, शपथ। फिर चौथी अनुसूची में क्या है, जब शपथ ले लेते हैं तो आपको सीट मिल जाता है ना, कि आपको शपथ ले लिए हैं, यानी कि आप फिर सीट पे बैठ जाते हैं कि यहाँ बैठ के आपको नौकरी करना है, तो सीटों का बंटवारा है ना, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। ठीक है, तो ये 4 अनुसूची आपको ऐसे याद हो जाएगा और याद भी होगा। देखिए पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या है क्षेत्र, सैलरी, वेतन हो गया, तीसरा में शपथ, चौथा में सीटों का बंटवारा। ठीक है, ये 4 अनुसूची याद हो गया। अब रही बात 5वीं और 6ठी अनुसूची। 5वीं में कैसे याद रखना है, 6ठी में देखिए 5वीं में है और 6ठी अनुसूची में क्या है जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन है ना, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है, जिसमें कि 6ठी अनुसूची में पहले अगर बात करेंगे तो इसमें 4 राज्य के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। वो कौन कौन सा है, तो याद रखना है असम है, त्रिपुरा है, और मिजोरम है, और मेघालय है। ठीक है, अब इसमें आपको याद हो, और एक इसमें कन्फ्यूजन करता है बार बार, जैसे कि देखिए एटीएम में ऐसे याद रखिएगा असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, और एक आता है मणिपुर है ना, एम से एक है, जैसे मणिपुर भी आता है, तो मणिपुर आपको कन्फ्यूजन करता है ना कि और कि 6ठी अनुसूची में इसमें कौन सा राज्य है या तो नहीं है। तो देखिए एम से क्या 3 राज्य आता है, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय, तो ये आपको कन्फ्यूजन हो तो इसे याद करिए। देखिए ये क्या है एटीएम में, तो में से ए वो क्या हो गया मेघालय, ये तो कन्फर्म हो गया, इसमें कोई कन्फ्यूजन है, एटीएम में से हो गया मेघालय। ठीक है, और ए से तो असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, और एम से ये मिजोरम होगा या तो मणिपुर, ये मेन चीज़ें कन्फ्यूजन है कि मिजोरम होगा या तो मणिपुर होगा, तो ऐसे याद करिए। देखिए ये क्या है 6ठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन है, क्या है जनजातीय, तो जो आ रहा है ना तो मिजोरम, क्या है जनजातीय मिजोरम, नॉट मणिपुर है ना। देखिए जनजातीय जो से रिलेट करना है तो मिजोरम, ये क्या है एम से याद रखना है मिजोरम है ये। ठीक है, तो ये 4 राज्य है 6ठी अनुसूची में है। ठीक है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। ठीक है, और ये 4 राज्य को छोड़कर बाकी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन, ये 5वीं अनुसूची में। ठीक है, तो ये 6 अनुसूची याद हो गया। फिर समझिए पहला 4 अनुसूची याद करवाए थे आपको कैसे, तो क्षेत्र, दूसरा वेतन है ना सैलरी हो गया, तीसरा शपथ, चौथा सीटों का बंटवारा, अब 5वीं 6ठी में क्या जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन, जिसमें 6ठी एटीएम में, आप एटीएम में ये वाला 4 राज्य छोड़ करके 5वीं अनुसूची में। ठीक है, तो ये 6 अनुसूची याद हो गया। अब देखिए 7वीं और 8वीं, 7वीं 100 से रिलेट करना है, 100 से संघ सूची या तो शक्ति का बंटवारा 7वीं अनुसूची है ना, और 8वीं अनुसूची में क्या हो जाएगा 22 भाषाओं का उल्लेख है,
है ना। 22 भाषाओं का उल्लेख ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, उलट पुलट के पूछा जाता है, कई बार पूछा जाएगा कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का। फिर पूछेगा कभी 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8वीं अनुसूची तक हो गया। अब ये 8 अनुसूची क्या है, मूल संविधान में था, बाद में 4 अनुसूची जोड़ा गया है ना, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। तो पहले अनुसूची जो जोड़ा गया था 9वीं, है ना। अब पहला संविधान संशोधन भी हुआ था ना, जो कि भारतीय संविधान में, तो 9वीं अनुसूची ही जोड़ा गया था ना, जो कि भूमि सुधार संबंधी है ना। 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार संबंधी है, तो इसको याद रखना। 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार संबंधी। और 10वीं नाम से याद रहेगा, 10वीं दल बदल, 10वीं दल बदल, 2 से 10वीं, 2 से दल बदल। और दल बदल जो है 10वीं अनुसूची में ना, दल बदल 10वीं अनुसूची में, ठीक है। ये इतना याद हो गया। और लास्ट वाला जो है 11 और 12वीं, उसमें क्या है, पंचायत और नगर पालिका। 11वीं में है, 11वीं अनुसूची में पंचायत है ना, पंचायत। और 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका। 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका, ठीक है। इस तरह से आपको 12 अनुसूची याद कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, आपको टॉपिक वाइज है ना, कुछ ऐसे टॉपिक को आपको शानदार तरीके से याद करवा देंगे, ठीक है। तो चैनल पे बने रहेंगे, सभी चीज़ें आपका कवर करवा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में कि जब तक तुम नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगा, जब तक तुम नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगा, यह वाक्य का कौन सा प्रकार है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। जब तक तुम नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगा, यह वाक्य का कौन सा प्रकार है। जब तक तुम नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगा, तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य, है ना। क्या हो जाएगा, ये मिश्र वाक्य, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है। अब यहाँ पर ये समझना कि अकर्मक क्रिया कहते किसे, है ना। तो अकर्मक और एक होता है स्वकर्मक, है ना, दो टाइप के होते हैं, स्वकर्मक एक होता है अकर्मक। तो स्वकर्मक क्रिया क्या होती है कि जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है या जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है। अगर हम प्रश्न करें क्या, तो उत्तर मिलता है ना। जैसे कोई कर्म हुआ, जैसे यहाँ पर लिखा है राम पत्र लिखता है, ठीक है। अब इसमें प्रश्न करते हैं वो क्या लिखता है, तो इसका उत्तर मिलता है क्या, पत्र लिखता है। क्या लिखता है, पत्र लिखता है, तो उत्तर मिलता है, तो ये क्या हो गया, स्वकर्मक क्रिया हो गया, ठीक है। अब जैसे कि अकर्मक क्रिया किसको बोलेंगे, जिस क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है और उसमें कोई कर्म नहीं होता है। और अगर प्रश्न करें कि क्या, तो कोई उत्तर नहीं मिलता है। जैसे कि बच्चा ज़ोर से रोता है, तो अगर प्रश्न करें कि क्या रोता है ना, तो है ना क्या, तो इसमें क्या उत्तर नहीं मिलता है ना, क्या रोता है तो उत्तर नहीं मिलता है इसमें ना। तो ये क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो गया, है ना। तो ये जैसे कि बच्चा ज़ोर से रोता है, तो बच्चा क्या रोता है, तो कोई उत्तर मिलता नहीं है ना। तो ये क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो गया, ठीक है। और स्वकर्मक क्या होगा, जिसमें उत्तर मिलता है। जैसे सीता गाना गा रही है ना, तो क्या गा रही है, तो गाना गा रही है। राधा खाना बना रही है, तो राधा क्या बना रही है, तो खाना बना रही है ना। तो ये सब क्या स्वकर्मक क्रिया हो गया। जबकि ये अकर्मक क्रिया, बच्चा जोर से रोता है, ये अकर्मक क्रिया हो गया ना। तो यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो नदी यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है ना। नदी यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो नदी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हमेशा शोर मचाने वाले तुम आज शांत क्यों हो, रेखांकित पद समूह में कौन से प्रकार का पदबंध है, तो इसमें सर्वनाम पदबंध है। क्या है, हमेशा शोर मचाने वाले तुम आज आज शांत क्यों हो, तो ये सर्वनाम पदबंध है ना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना को एक साधारण भिन्न के रूप में उसके सरल रूप में कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि जिस पर रेकरिंग है, जैसे 4 और 5 है ना, इस पर रेकरिंग है। इसके अलावा ये संख्या है कितना, पहले 245 है यहाँ पर, है ना, 2 4 5 है ना। तो जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटाइए, जैसे 2 पर नहीं है तो इसको यहाँ घटा दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जिस पर रेकरिंग है 2 पर है ना, दो पर है, तो यानी कि 2 बार 9 लिखेंगे, और जितना पर नहीं है उतना 0 लिखेंगे ऐसे, है ना। तो इस तरह कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आएगा। जैसे 245 में से 2 माइनस हुआ 243, बटा में 9900, है ना। अब इसको कटेगा, देखिए 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18 और 9 सत्ती 63, और 9 से ये कटेगा 11 12 रुपये।
है ना, 1100, 27/1100 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक 160 मीटर लंबी ट्रेन 740 मीटर लंबे पुल को इतने सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगा। यहाँ पूछा क्या, गति क्या होगा, गति मतलब चाल, चाल बराबर क्या था, दूरी बटे समय। तो दूरी यहाँ आपको दिया हुआ है कि इतना मीटर लंबी ट्रेन और इतना मीटर लंबा पुल, तो दोनों का क्या हुआ, ट्रेन लंबाई जुड़ जाता है ना, तो दोनों का मिला के होगा डिस्टेंस, है ना। तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय, समय यहाँ दिया हुआ है, तो दूरी कितना हो जाएगा 740 और 160 क्या होगा, देखिए 740 में पहले 60 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 800, 800 और एक यहाँ पर 900, यानी कि 900 मीटर हो गया ये, है ना। और बटा में क्या हुआ, दूरी, दूरी बटा समय, समय कितना हो गया 40.5 सेकेंड हो गया। ये मीटर प्रति सेकंड में है, लेकिन आंसर क्या दिया हुआ है, सब किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको क्या करें 18/5 से गुना कर दीजिए, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करिएगा, कट के आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कथन और कारण वाला प्रश्न इसमें है, शामिल किया हुआ है। तो इसमें देखिए पहले क्या है, पानी के अंदर हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, बिल्कुल सही है ना। पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला अवतल लेंस के भांति कार्य करता है, ये सही है। और पानी का अपवर्तनांक हवा के अपवर्तनांक से अधिक होता है, ये बात भी सही है ना। पानी और हवा, पानी का अपवर्तनांक जैसे कि कितना होता है 1.33 होता है ना, पानी का होता है 1.33 और हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.0003 होता है ना, तो इससे अधिक है ये वाला, तो दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना, 17 का ए हो जाएगा, ठीक है। और कुछ अपवर्तन जो अपवर्तनांक है ना लिमिटेड है, जो कि एग्जाम में बार बार आता है, तो याद रखना है। जैसे कि पानी का बता दिए, हवा का बता दिए, हीरा का अपवर्तनांक याद रखना है 2.42 है ना, हीरा का क्या है 2.42 है ना। अगर आपसे पूछे कांच का अपवर्तनांक कितना होगा तो आंसर क्या लगाइएगा, कांच का अपवर्तनांक भी याद रखना 1.5 होता है, कितना 1.5 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और फिर इसके अनुसार आंसर बताना है। जैसे कि इसका उपयोग दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसका उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य यानी रियर व्यू देखने के लिए, गलत है ना। रियर व्यू देखने के लिए किसका, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल का नहीं, है ना, उत्तल का प्रयोग करते हैं, तो ये वाला गलत है, केवल एक सही होगा, है ना। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, सदिश राशि नहीं मतलब अदिश राशि है ना, तो 100 दिश मतलब दिशा भी होगा, अदिश मतलब दिशा नहीं होगा, है ना। सदिश मतलब दिशा भी होगा, परिमाण भी होगा, ठीक है। तो इसमें सदिश राशि कौन नहीं है, मतलब अदिश राशि है, तो अदिश राशि इसमें हो जाएगा विद्युत धारा अदिश राशि है, बाकी बल, वेग और विस्थापन क्या सदिश राशि है। नेक्स्ट है, जब किसी चालक तार का तापमान बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। चालक तार का तापमान बोला बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, है ना। चालक तार में क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, जबकि अर्धचालक में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। अर्धचालक का तापमान अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। जैसे हीरे का चमकना ये है, मृग मरीचिका का बनना ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ऑप्टिकल फाइबर की कार्यप्रणाली ये भी है। तारों का टिमटिमाना ये नहीं है, तारों का टिमटिमाना आपको बताए थे, तारों का टिमटिमाना यानी ऐसे रिलेट करना है अप डाउन अपवर्तन, तारों का टिमटिमाना यानी अप डाउन अपवर्तन के कारण होता है ये, है ना। तो आंसर क्या होगा, ए बी और सी, ए बी सी यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है, बिल्कुल सही है ये, है ना, मिट्टी के तेल में इसको रखा जाता है। और सोडियम बहुत अधिक अभिक्रियाशील होता है और हवा के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है, यही कारण है कि इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, यानी कि इसका स्पष्टीकरण भी सही है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह की बैठक का आयोजन 20 से 21 मई 2026 को कहाँ किया गया, तो आंसर हो जाएगा ये इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया ना, मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया है ना, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर आपसे पूछे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ हो रहा है, तो भारत में, 2027 वाला कहाँ होगा, चीन में होगा, ठीक है। ब्रिक्स में पहले
5 सदस्य देश था, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, अभी 11 हो गया है ना, यानी कि 10 मान के चलिए, कहीं 11 भी आपको मिलता है। तो जैसे पहले ब्राज़ील, रूस है ना, रसिया, और ब्राज़ील रसिया हो गया, उसके बाद इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका था, ठीक है। फिर अभी 5 देश नए जो जुड़ा है वो याद रखना है आपको। एक है मिस्र है, और इथोपिया है, ईरान है, इंडोनेशिया है, और संयुक्त अरब अमीरात है। आपको ऐसे याद रखना है, मिस है ना, MIS, मिस, ऐसे 5 आपको याद रहेगा। एम से हो जाएगा मिस्र, आई से 3 देश याद रखना है, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात है ना। कहीं आपको सऊदी अरब भी मिलेगा, तो ध्यान रखना है संयुक्त अरब अमीरात है ना। तो ये सभी देश नए शामिल हुआ ब्रिक्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है 24 कि 16 मई 2026 को इटालियन ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है एलिना स्वितोलिना। एलिना स्वितोलिना करेक्ट आंसर है ना, एलिना स्वितोलिना। नेक्स्ट, मई 2026 में हुए चुनावों के बाद केरल के नए मुख्यमंत्री कौन बने जिन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट मंत्रिमंडल के साथ शपथ ली है? तो ये हो जाएगा BD सतीशन है ना, BD सतीशन करेक्ट आंसर है, BD सतीशन सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, रेंगमा प्रमुख रूप से देश का लोक नृत्य है। तो रेंगमा जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? ये नागालैंड का। कहाँ का है? नागालैंड का। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ रहा था? तो नागालैंड का ही रहा था। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात जो है, एंजिल फॉल्स कहाँ स्थित है? तो एंजिल फॉल्स है कहाँ? वेनेजुएला में। कहाँ? वेनेजुएला में। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर वन कहाँ पर है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, याद रखना गुजरात में ना, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। और एक है क्या, जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध जो है कच्छकरण, वो भी कहाँ मिलेगा? गुजरात में मिलेगा ना। वनतारा की स्थापना कहाँ पर हुआ? तो याद रखना है गुजरात में हुआ ना। दुनिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो जामनगर, वो कहाँ मिलेगा आपको? गुजरात में ही मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29। वांगला उत्सव मुख्य रूप से देश में मनाया जाता है। तो वांगला उत्सव जो है मेघालय में। कहाँ? वांगला उत्सव मेघालय मनाया जाता है। गारो खासी जयंतियाँ कहाँ पर? तो मेघालय। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ या तो जनजाति कहाँ पर? मेघालय में। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है दुनिया में? तो मेघालय के मासिन राम में ही होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 के लिए भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर लगभग है, कितना थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 17.64% है ना, 17.64% करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में बजट अधिशेष क्या क्या अर्थ होता है? तो बजट अधिशेष का अर्थ होता है जब एकत्रित राजस्व आवश्यक व्यय से अधिक हो, जब एकत्रित राजस्व जो है आवश्यक व्यय से अधिक हो। नेक्स्ट, संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका का निर्वहन कौन करता है? ये करता है चुनाव आयोग। कौन करता है? चुनाव आयोग है ना, चुनाव आयोग करेक्ट आंसर है। चुनाव आयोग मिलेगा भाग 15 में है और अनुच्छेद 324 से 29 तक मिलेगा। अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार है। नेक्स्ट है, कोणार्क का सूर्य मंदिर देश के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है काला पैगोडा है ना, काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। अब रही बात क्या, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये है कहाँ मालूम? उड़ीसा में है। और ये कब इसका निर्माण हुआ था? 13वीं शताब्दी में हुआ था। कब? 13वीं शताब्दी, याद रखना है, ठीक है। और किसने किया था? नरसिंह देव प्रथम ने किया था। नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर आपको मिलेगा कहाँ? तो उड़ीसा में है। और आपको फिर लिंगराज मंदिर कहाँ पूछे तो वो भी उड़ीसा हो जाएगा। और पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ? तो वो भी उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? भारतीय प्रथा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्री पदों का सही अवरोही क्रम है? तो सही अवरोही क्रम मंत्री परिषद का कौन सा है? तो कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री और उप मंत्री। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना, अवरोही क्रम यही वाला सही है। नेक्स्ट है, 1991 के बाद के सुधारों में विनिवेश शब्द का क्या अर्थ होता है? तो विनिवेश शब्द का अर्थ होता है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में
सरकार के शेयर की बिक्री, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सरकार के शेयर की बिक्री है ना, 1991 से याद रखना है। जो कि एलपीजी की शुरुआत कब हुई थी, 1991 में ही हुआ था ना एलपीजी, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है ना, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण कब हुआ था, 1991 में हुआ था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, लाइसेंस राज को समाप्त करना था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के रचयिता कौन है। तो कामायनी के रचयिता है जयशंकर प्रसाद है। कौन है, जयशंकर प्रसाद, याद रखना है, ठीक है। यहीं पर अगर पूछे अप्सरा का लेखक कौन है, तो याद रखना है अप्सरा, अलका या प्रभावती या तो निरुपमा, ये सब के लेखक कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है ना। अप्सरा के लेखक अलका, प्रभावती, निरुपमा, सबके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। फिर चिदम्बरा के लेखक कौन है मालूम, तो ये है सुमित्रा नंदन पंत है ना। चिदम्बरा इनका उपन्यास के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, याद रखना है। चिदम्बरा के लिए ही मिला था सुमित्रा नंदन पंत को। महादेवी वर्मा को किस उपन्यास के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो यामा के लिए मिला था ना, याद रखना है। यामा के लेखक कौन है, महादेवी वर्मा, और यामा के लिए इनको मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। और इसी तरह कुछ पुस्तक है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आते रहता है, जैसे कि उर्वशी के लेखक कौन है अगर पूछे तो आंसर क्या लगाइएगा। और संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है, तो आंसर क्या लगाइएगा। देखिए उर्वशी और संस्कृति के 4 अध्याय, ये दोनों के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है। उर्वशी के लिए मिला था इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, और संस्कृति के 4 अध्याय को मिला है के लिए इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। कभी कन्फ्यूजन हो तो याद रखना है, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस कृति के लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो आंसर क्या लगाइएगा। देखिए उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो देखिए शब्द में ही रिलेट करिएगा। जैसे उर्वशी छोटा है ना, रचना जो है, शब्द क्या छोटा है, संस्कृति के 4 अध्याय के अपेक्षा है ना, उर्वशी क्या छोटा है, तो पुरस्कार इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, छोटा वाला। और संस्कृति के 4 अध्याय के लिए ये जैसे बड़ा हुआ, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, यानी कि पुरस्कार भी बड़ा वाला है ना, ऐसे नाम से बड़ा वाला इसको मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, मिलान करना है मुहावरा के साथ है ना। जैसे कि आसमान सिर पर उठाना, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत शोर करना है ना, 1 का 2। अब 1 का 2 जहाँ पर है उसको रखिए, बाकी कट करिए, ठीक है। फिर क्या, आँखों का तारा होना, यानी कि क्या हुआ, आँख का तारा होना यानी बहुत प्रिय होना, बी का 1। तो बी का 1 देखिए, अब यहाँ पर एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब रही बात और आगे देख लीजिए, 9 2 11 यानी भाग जाना, आसमान से तारे तोड़ना यानी कि असंभव कार्य करना है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो शुद्ध वर्तनी वाला कवित्री जो है ये वाला सही लिखा हुआ है ना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है, यथाशक्ति शब्द में कौन सा है, अव्ययी भाव है, कौन सा है, अव्ययी भाव करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि बहुपद इतना के शून्य अल्फा और बीटा है तो व्युत्क्रम का योग क्या होगा, तो अल्फा और बीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, जैसे कि 1 बाय अल्फा, इसको ऐसे समझिए 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, ये वो व्युत्क्रम, इसको कैलकुलेट करिए, भीम का जोड़ बना दीजिए, अल्फा इंटू बीटा, अब बटे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब ये क्या हो गया, मूलों का योग बटा मूलों का गुणनफल है, तो मूलों का योग क्या होता है, ये वाला मूलों का योग होता है माइनस बी बाय ए है ना, मूलों का योग हो गया। और मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बाय ए, ये क्या होगा, सी बाय ए होता है, ठीक है। तो अब इसको निकाल लीजिएगा, तो इसको देखिए ए इसमें क्या है, ए बराबर यहाँ लिखिएगा 5 है ना, ए है 5, बी बराबर क्या है -7 है, बी बराबर, और सी बराबर क्या है 2 है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए क्या है, मूलों का योग क्या होता है माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी करेंगे तो 7 पहले से माइनस में, तो माइनस बी बाय ए, अब बट्टे में क्या हो जाएगा सी बाय ए, सी क्या है 2/5 यानी कि 5/2, ये 5 5 कट जाएगा, 7/2 आंसर आ जाएगा ना, 7/2 आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है ना। देखिए मैथ और जिनका रीजनिंग जो भी है थोड़ा सा वीक हो तो साथ में कॉपी और पेन साथ में रखिएगा, ठीक है, और कैलकुलेट कर लीजिएगा साथ में, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर बीमा वाले एक आयत से समान परिमाप वाला एक समचतुर्भुज बनाया गया है जिसका कोण 60 डिग्री है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल से जो सूत्र होता है पहले वो दिमाग में तुरंत आना चाहिए ना। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 2 3 होता है, जैसे एक होता है क्या
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू विकर्ण गुणनफल। तो विकर्ण रहता है अगर दिया हुआ तो वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल। फिर दूसरा क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, फिर होता है आधार गुना ऊंचाई दूसरा। और तीसरा एक क्षेत्रफल क्या होता है, जब थीटा दिया हुआ, कोण दिया हुआ रहता है ना, यदि भुजा और एक कोण दिया हो तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल सूत्र होता है वो होता है भुजा स्क्वायर इंटू साइन थीटा होता है ना, भुजा स्क्वायर इंटू साइन थीटा होता है। भुजा पहले निकालना समचतुर्भुज का क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर बीमा वाले आयत से समान परिमाप वाला एक समचतुर्भुज बनाएगा, यानी कि समान परिमाप। तो पहले इसका परिमाप निकाल लेते हैं, आयत का परिमाप 2 इंटू क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि 10 6 16 गुना 2 कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, यानी कि आयत का परिमाप क्या है 32 आया। और ये किसके बराबर है, समचतुर्भुज के, यानी कि 4 इंटू भुजा। ठीक है, अब इसको बराबर करके ये निकल जाएगा समचतुर्भुज का भुजा, 4 से काटे 4 8 32, ए का मान क्या आ गया 8 है ना, ए का मान क्या आया 8। अब सूत्र क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो 8 8 64 और साइन थीटा, साइन 60 डिग्री मान क्या था √3/2, √3/2, 2 से इसको कट कर दीजिए 32 बार में कटेगा है ना, तो 32√3 आंसर हो जाएगा। 32√3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है, 41 का डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समस्थानिकों के बारे में पूछा है। देखिए समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, बिल्कुल सही है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, सही है। एक ही तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, तो ये बात भी सही है ना, दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर अगर धोवन सोडा पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, Na2CO3 10H2O, ये वाला 10H2O ये हो जाएगा धोवन सोडा यानी वाशिंग सोडा का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार सामान्यतः क्या होता है, घटता है, परमाणु का आकार सामान्यतः घटता है। नेक्स्ट, अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अम्ल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, जैसे कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं, तो ये बात सही है। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये भी सही है ना। अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है, आपको याद करवाते हैं, अनिल है ना, अम्ल जो नीले को लाल कर देता है। ये जलीय विलयन में OH- आयन देता है, ये गलत है। ये अम्ल ये नहीं देता, मानो ये देता है क्षार देता है ना, क्षार क्या करता है OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देता है, क्षार देता है। अम्लीय विलयन में क्या होता है H+ आयन देता है ना, तो ये सी वाला गलत है। तो सी वाला गलत है, जैसे सी इसमें है, इसमें आंसर होगा नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये वाला सी हो जाएगा। ठीक है, इसका pH मान 7 से कम होता है, सही है। नेक्स्ट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन द्वारा ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है, दोनों सही है ना, और सही स्पष्टीकरण भी है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लड है ना, ब्लड के बारे में कि RBC का जीवन काल 120 दिन होता है, सही है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है, ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर क्या होगा, दोनों सही है। नेक्स्ट क्या है, दुनिया भर में शांति, सहिष्णुता, समावेशन और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल शांति के एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ना, शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, 16 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49, 15 से 18 मई 2026 तक भारतीय नौसेना और श्रीलंका नौसेना के बीच समुद्री सहयोग को गहरा करने के लिए 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा और नौसैनिक युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है कोलंबो बंदरगाह, श्रीलंका में, श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह में किया गया है। राष्ट्रीय अनुपालन न्यूनीकरण पहल, जो कि सरकारी नियमों को आसान बनाने के अभियान के दोनों चरणों को पूरा करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो आंसर क्या होगा, ये है त्रिपुरा। कौन है, त्रिपुरा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, त्रिपुरा ही। बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, त्रिपुरा ही है। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान के संस्थागत ढांचे पर किस ब्रिटिश कानून का बड़ा प्रभाव पड़ा है, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। नेक्स्ट, 11वीं से 18वीं शताब्दी तक मध्यकालीन भारत में किस प्रकार का साहित्य सबसे प्रमुख था,
तो किस प्रकार का साहित्य जो है सबसे प्रमुख था, ये था भक्ति कविता, है ना, भक्ति कविता करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि भावर क्षेत्र विशाल मैदानों के किस भाग में स्थित है। भावर क्षेत्र जो है तो ये मिलेगा आपको हिमालय के गिरिपाद के आसन्न में, हिमालय के गिरिपाद के आसन्न करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके पास है, तो ये है उच्च न्यायालय के पास, है ना, उच्च न्यायालय के पास यहाँ पर करेक्ट आंसर है, हाई कोर्ट के पास ही रहता है। नेक्स्ट है सकल नामांकन अनुपात कभी कभी 100% से अधिक क्यों हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि आधिकारिक आयु वर्ग से बाहर के शिक्षार्थियों के नामांकन के कारण, है ना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंभीर आंदोलन और एक प्रदर्शनकारी की मृत्यु के बाद भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था, ये आंध्र प्रदेश है ना, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपनी सही घटना वर्ष के साथ सुमिलित नहीं है, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, ये सही है। खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ, ये सही है। खिलाफत आंदोलन 1928, ये गलत है। खिलाफत आंदोलन कब 1919 में हुआ था, नेतृत्व गांधी जी ने किया था, तो ये वाला गलत है, यही आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, गांधी नेतृत्व किया था, ये सही है। नेक्स्ट क्या 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की औपचारिक शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ये हुआ था मेरठ से हुआ था ना, 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। नेक्स्ट मानव सभ्यता के इतिहास में किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम व्यापक रूप में हुआ था, तो ये हुआ था तांबा का, है ना, तांबा का करेक्ट आंसर तांबा यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा का नाम रुपया है, रुपया, तो ये है इंडोनेशिया का, कहाँ का, इंडोनेशिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 61, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो, है ना, करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पर भरना आपको, है ना, खाली जगह पर। ही इज एडिक्टेड डैश गैम्बलिंग, एडिक्टेड मतलब होता है लत, किसी चीज़ का लत होना, जैसे जुआ खेलने का उसको लत हो गया, तो एडिक्टेड के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है, टू लगता है ना, ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, है ना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सफिक्स लेस इंडिकेट विदाउट, है ना, तो इसमें यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 62 का हो जाएगा इंडलेस और एक हो जाएगा केयरलेस, है ना, 1 और 3 होगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सफिक्स लेस जो है लग के क्या बोला कि द फॉलोइंग डज द सफिक्स लेस लगा हुआ है और उसका अर्थ जो है ना इंडिकेट बदला के बिना, तो ये हो जाएगा इंडलेस और केयरलेस, यहाँ पर एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनो, मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स मतलब होता है समानार्थक, है ना, उसका साइनो, तो साइनो किसका, ल्यूसिड का, ल्यूसिड मतलब होता है अस्पष्ट, है ना, अस्पष्ट अर्थ का, ल्यूसिड मतलब होता है अस्पष्ट अर्थ का, यानी क्लियर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ट्रांसलेट द सेंटेंस बिलो इन हिंदी, यू शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, तो यहाँ पर क्या होगा, यू शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा कि तुम्हें गरीबों को घृणा की दृष्टि से नहीं देखनी चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 72 को गुना करने पर वो पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाता है। सबसे छोटा इसमें है कौन, 2 है, 2 से गुना करके देखिए, 72 दूनी 144, तो पूर्ण वर्ग बन रहा है ना, बराबर 44 से, ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि टेन थीटा बराबर ये है, तो इसको टेन थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान आपको बताना है, तो टेन थीटा बराबर कहता है लंब बटे आधार, यानी कि लंब यहाँ पर क्या हुआ 1, आधार के बराबर क्या है √5 है ना, तो कर्ण क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा ना, कर्ण हो जाएगा √6। अब इसको बैठा दीजिए, कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक है ना, कोसेक थीटा यानी कि साइन का उल्टा होता है ना, साइन थीटा बराबर कहता है लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ हो जाएगा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर करेंगे तो 6, और लंब है कितना 1 ही है, तो कोई इसका प्रभाव पड़ेगा नहीं, यहाँ पर 6 लिखिए। और सेक किसका है, कोस का उल्टा, कोस का होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण होता है कोस का, लेकिन यहाँ पर क्या है सेक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, तो इसमें कर्ण बटे आधार यानी कि 6 बटे आधार है 5, तो अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 5 30 में से 6 गया
कितना हुआ 24, 24/5 यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्या है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। कहाँ? यकृत यानी कि लीवर यानी कि जिगर, इसी को कहा जाता है यकृत में होता है। ठीक है, अब यहाँ से याद रखना क्या, यूरिया का मुख्य रूप से निर्माण यकृत में। अगर पूछे पित्त का निर्माण कहाँ होता है, आंसर क्या लगाएगा? पित्त का निर्माण भी कहाँ होता है? यकृत में होता है। हालांकि पित्त जमा अगर पूछेगा तो जमा होता है पित्ताशय में। ठीक है, पित्त जमा होता है पित्ताशय में। विटामिन ए कहाँ संग्रहित रहता है? तो यकृत में रहता है। और मानव शरीर में भोजन जो है कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ संग्रहित रहता है? तो यकृत में ही रहता है। सबसे अधिक पुनर्जनन क्षमता किस अंग का होता है? यकृत का होता है। जॉन्डिस रोग किसको प्रभावित करता है? जॉन्डिस या तो हेपेटाइटिस यकृत को ही प्रभावित करता है। ठीक है, ये सब याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों की वृद्धि को रोकने का कार्य करता है? तो वृद्धि अवरोधक हार्मोन कौन सा है? तो एब्सिसिक एसिड है। कौन सा है? एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है ना। ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? ये सब देखिए पादप हार्मोन याद रखना ना, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड है ना, ये सब क्या है? ये सब पादप हार्मोन है ना। ऑक्सिन क्या करता है? कोशिका के दीर्घीकरण और पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। जिबरेलिन हार्मोन ये तने की लंबाई बढ़ाने और बीजों के अंकुरन में मदद करता है, जिबरेलिन। साइटोकाइनिन ये क्या करता है? कोशिका विभाजन में ये मदद करता है। और एब्सिसिक एसिड वृद्धि अवरोधक हार्मोन है ना, वृद्धि रोकने वाला है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस द्वारा फैलता है? वायरस द्वारा फैलने वाला कौन है? जैसे कि एक डेंगू है और एड्स, ये वायरस द्वारा फैलता है ना। बी और सी कहाँ पर है? इसमें दिया हुआ है। बाकी देखिए तपेदिक जो है या टीबी जिसको बोलते हैं, हैजा, ये सब किसके द्वारा फैलता है? ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कथन और कारण वाला क्या, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी को अस्थिर यानी कि वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। बिल्कुल सही है, ये क्या है? अस्थिर मेमोरी। जबकि रोम जो होता है ना, रोम रीड ओनली मेमोरी, वो होता है अस्थिर मेमोरी। ठीक है, तो ये वाला सही है। बिजली बंद होने पर रैम में संग्रहित डेटा नष्ट हो जाता है, तो ये बात सही है ना, क्योंकि ये अस्थिर है। तो सही स्पष्टीकरण भी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71 में क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, तो ये यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर क्या एम एस वर्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? गलत है, क्योंकि एम एस वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी केवल एक ही सही होगा यहाँ। नेक्स्ट क्या है, इंटरनेट पर डेटा सुरक्षित रूप से संचारित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? इंटरनेट पर डेटा सुरक्षित बोला यानी कि सिक्योर, तो सिक्योर वाला होगा कौन? देखिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, तो ये वाला एस वाला होगा ना, सिक्योर वाला। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। सभी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यही वाला चीज़ है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ये क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ये क्या है, SMTP, इसका फुल फॉर्म अगर पूछे तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मई 2026 में दक्षिण पूर्व एशिया दौरे के तहत मलेशिया के पोर्ट कलांग पहुंचने वाला भारतीय नौसेना का महासागरीय अनुसंधान पोत कौन सा है? तो वो कौन सा है? INS सागर ध्वनि। कौन सा है? INS सागर ध्वनि करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 14 मई 2026 को आयुष मंत्रालय ने आयुष डिजिटल सेवाओं को बहुभाषी बनाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये क्या, डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीज़न, डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीज़न करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 के तहत महिला के नाम पर पंजीकृत इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए कितनी वित्तीय सहायता यानी सब्सिडी प्रदान की जाएगी? तो 1 लाख रुपये दिया जाएगा ना, 1 लाख रुपये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि NDA का मतलब क्या होता है? NDA का फुल फॉर्म पूछे, ये क्या हो जाएगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी करेक्ट आंसर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए इसकी नींव रखा गया था 1949 में, लेकिन इसकी मुख्य रूप से स्थापना 1954 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ? पुणे खड़गवासला में है ना, खड़गवासला में। नेक्स्ट है रीट और न्यायिक निर्देश या अर्थ उसका है ना, मिलाना है। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण
बंदी प्रत्यक्षीकरण का हो जाएगा कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है ना। एक का डी, अब एक का डी इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, आंसर होगा नहीं ये, है ना। परम आदेश की बात करेंगे तो परम आदेश हो जाएगा कि वैधानिक कर्तव्य का पालन करने के लिए आदेश या तो निर्देश, है ना। 2 का सी, अब 2 का सी कहाँ पर है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। और अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा हो जाएगा किसी कानूनी आधार पर सार्वजनिक पद पर कार्य कर रहा है, किस कानूनी आधार पर। और उत्प्रेषण का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आदेश को निरस्त करना, है ना। 4 का बी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है ना। रीट कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, 4 तो यहाँ लिखा हुआ है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, एक होता है प्रतिषेध, है ना। रीट कौन कौन जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी करता है ना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, है ना। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है, तो सुप्रीम कोर्ट करता है अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। नेक्स्ट एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जातक कथाएं मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है, तो जातक कथाएं जो है ये पाली भाषा में लिखा गया मूल रूप से। और जातक है क्या, तो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन उसमें दिया हुआ है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है ना। 15 अगस्त को मालूम है ना स्वतंत्रता दिवस, और 14 नवंबर को कौन सा, तो बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 80, रॉबर्ट क्लाइव पहली बार किस वर्ष भारत आया था, तो पहली बार ये भारत आया था 1743 में। कब आया था, 1743 में। रॉबर्ट क्लाइव काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा बंगाल में द्वैत शासन सबसे पहले किसने लागू किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। कब, 1765 में किया था। और बंगाल में द्वैत शासन को रद्द किसने किया था, तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था 1772 में, रद्द कर दिया था। और रॉबर्ट क्लाइव से ये चीज़ें ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 81 में कि किस वर्ष अवध के नवाब को अपना आधा राज्य ब्रिटिश कंपनी को सौंपना पड़ा था, तो ये बात है 1801 की, है ना। 1801 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। मुगल बादशाहों में आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन था, तो शक्तिशाली बादशाह पूछा है तो औरंगजेब होगा। अगर सिंपल पूछे कि आखिरी मुगल बादशाह कौन था, तो आंसर क्या हो जाता है, बहादुर शाह जफर हो जाता है ना। यहाँ पर आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि मैसूर राज्य के साथ अंग्रेज़ों के कितने युद्ध हुए थे, तो मैसूर के राज्य के साथ अंग्रेज़ों के 4 युद्ध हुआ था ना। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो यानी कि आंसर ये होगा। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1767 से 69 में हुआ था। दूसरा, ये पहला हुआ। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे 1780 से 84 में हुआ था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1790 से 92। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी 1799 में हुआ था। नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान का खिलौना शेर वर्तमान में कहाँ के म्यूजियम में रखा हुआ है, तो वर्तमान में कहाँ के म्यूजियम में, तो लंदन के म्यूजियम में रखा गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, बंगाल का गवर्नर ये था वेंसीटॉर्ट। कौन था, वेंसीटॉर्ट करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, देखिए बक्सर का युद्ध हुआ था कब, 1764 में। अब एक क्वेश्चन आता है क्या, बक्सर के युद्ध में जो अंग्रेज़ों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया था हेक्टर मुनरो ने किया था। अंग्रेज़ों का जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था, लेकिन बंगाल का गवर्नर उस समय वेंसीटॉर्ट था, ठीक है। अच्छा, प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था, उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, 1757 वाला, ठीक। नेक्स्ट क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग। ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट ही वाज रूइंड, तो होगा ही सेड अलास आई एम रूइंड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि द सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, यानी कि अपोजिट। मिटिगेट मतलब होता है कम करना, है ना। मिटिगेट अप्रोप्रिएट एंटोनिम मतलब कोई भी चीज़ को कम करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वर्सन मतलब और बेहतर करना, खराब करना। ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस।
द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट सन राइजेज इन द ईस्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, यदि अंजू हिंदी में 80 में से 68, गणित में 60 में से 46, विज्ञान में 90 में से 74 और अंग्रेजी में 45 में से 34 अंक प्राप्त करती है तो उसे अधिकतम प्रतिशत अंक किस विषय में प्राप्त हुए थे। तो 80 जैसे कि में से कितना लाए 68, यानी 68/80 × 100, इस तरह सभी का प्रतिशत निकालिएगा। तो या तो मोटा मोटी आइडिया भी लगाइएगा। तो हिंदी में क्या देखिए 80 में से 68 है ना, तो हिंदी सबसे ज़्यादा प्रतिशत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज से 90 रुपये अधिक है तो मूल धन कितना होगा। तो दोनों का जो परसेंटेज ब्याज है वो दोनों का अंतर निकाल लीजिए। जैसे 8 के ये कितना 24 और ये कितना 9 दूनी 18, दोनों में अंतर कितना 90 है ना, 18 और 6 24 होता है ना, तो 6% बराबर कितना 90, तो 6 से इसको काटिए, 15 6 90, 15 से कटेगा तो 1% का मान है 15, 100% का मान क्या हो जाएगा 1500 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। तो इनपुट डिवाइस मतलब इनपुट डाटा को मतलब इन करता है, अंदर करता है ना, तो इनपुट डिवाइस में हो जाएगा आपको इनपुट डिवाइस है ना स्कैनर और हो जाएगा कीबोर्ड है ना, और जो बाहर प्रदर्शित करता है वो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, जैसे मोनीटर प्रिंटर, जब बाहर आउटकम है करता है तो ये जो है आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट में हो जाएगा बी और सी, यानी कि ऑप्शन बी है ना, 91 का बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 92, इसमें क्या है, समताप मंडल में ओजोन परत का क्षरण पृथ्वी पर जीवन के लिए गंभीर खतरा है, ये बिल्कुल सही है। ओजोन परत सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, ये भी सही है, दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी सही है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें क्या है, यह पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करने के लिए एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है, तो ऊर्जा का प्रवाह जो है पारिस्थितिकी तंत्र में क्या है, हमेशा एक दिशी होता है, क्या होता है, एक दिशी होता है, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको बताना क्या है, जैसे एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में ऊर्जा का कितना प्रतिशत स्थानांतरण होता है, तो आंसर क्या लगाइएगा, मात्र 10% ऊर्जा का, मात्र 10% स्थानांतरण होता है। और ऊर्जा का 10% नियम ये किसने दिया था, तो लिंडमैन ने दिया था, याद रखना किसने, लिंडमैन ने दिया था। ठीक है, लिंडमैन जैसा एक और नाम है क्या है, तो वो है न्यूलैंड है ना, न्यूलैंड ने क्या दिया था, अष्टक नियम दिया था ना, न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम किसने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरणीय यानी कि बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है, बायोडिग्रेडेबल यानी कि जैव निम्नीकरणीय जो आसानी से विघटित हो जाता है ना, जैसे सब्जियों के छिलके और कागज, बी और डी यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना। जबकि ये सब क्या है ये क्या होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा ना, और जैव निम्नीकरणीय हो जाएगा ये सब, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए एक मानव बाल की लंबाई 30 माइक्रोमीटर है, यदि रेशमी इसे देखने के लिए 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण का प्रयोग करती है, जिससे निर्मित बाल के प्रतिबिंब की मोटाई 60 सेंटीमीटर, बाल को दर्पण के सामने डैश दूरी पर रखा गया है। तो यहाँ एक फॉर्मूला लगाइएगा, दर्पण का सूत्र जो होता है ये 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला से आप भी का मान निकाल लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर है ना। रेलवे ग्रुप डी में ये पूछा हुआ प्रश्न है, तो कुछ प्रश्न आप याद भी कर लेते हैं तो बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, डायरेक्ट डाटा सहित आपको ये पूछ लिया जाता है। रेलवे ग्रुप डी में ये पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर अगर आपको सेम क्वेश्चन अगर आ जाए तो डायरेक्ट आंसर लगा दीजिएगा ना कि कितनी दूरी पर बाल को दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी गई अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ का चयन करें। तो इसमें ऑक्सीकृत कौन हुआ है, तो FeSN फेरस सल्फाइड है ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट के 52वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है फ्रांस के द्वारा ना। अभी 2026 में G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, फ्रांस करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने मई 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को अस्थिर रखा है,
तो वर्तमान रेपो रेट क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 5.25% है ना। रेपो रेट क्या कहलाता है, जब जिस दर पर आरबीआई है ना, जिस दर पर आरबीआई जो है अन्य बैंकों को ऋण देती है, रेपो रेट कहलाया। और जिस दर पर आरबीआई अन्य बैंक से ऋण लेती है वो रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, अच्छा आरबीआई से याद रखना है करंट अफेयर, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा है, याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मई 2026 में किस बीमारी के उन्मूलन के लिए एक नया वैश्विक रोडमैप जारी किया है, तो ये क्या है, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है, NTDS है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मई 2026 में किस बीमारी के उन्मूलन के लिए एक नया वैश्विक रोडमैप जारी किया है, तो उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 22,000 प्लस पद के लिए पहला टेस्ट ये होता है समाप्त। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, आप लोग का मार्क्स कितना आया ये कमेंट में बताइएगा। और हर सेट के बाद है ना आपसे हम एक करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछेंगे है ना, और सीरियल से आपको पूछेंगे ना, जैसे कि स्पीडी का करंट अफेयर है तो उसमें सीरियल से आपका जो करंट अफेयर है एक एक प्रश्न आपसे पूछेंगे ना, उसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, तो करंट अफेयर भी आपकी शानदार होते जाएगी। ठीक है, जैसे आज का क्वेश्चन है कि 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये वर्तमान में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।